Welcome to the next session, the second session of today's lecture. अगर किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप पे किसी को प्रॉब्लम आ रही है ज्वाइन करने में रीज्वाइन करने में तो उनको कहते हैं दोबारा से आप मीटिंग ऑफ करें, दोबारा से रीज्वाइन करें ताकि प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। जो भी प्रॉब्लम होगी रिजॉल्व हो जाएगी। अच्छा, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फैक्टर्स दैट हैव टू कंसीडर। We have already discussed the earning per share, price earning ratio, dividend yield, book value per share, the return on equity, and now we will discuss the upcoming factors that have to be focused when you go to buy stock. That is debt to equity ratio. The debt to equity ratio give you the portion of debt financing as Sir, compared your screen is not 11. एक मिनट स्क्रीन शेयर नहीं की मैंने मेरा ख्याल में। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं आपके लिए। जी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये हो गया था रिटर्न ऑन इक्विटी। अच्छा बात Yes, करते sir. हैं डेट टू इक्विटी रेशियो को। द डेट टू इक्विटी रेशियो विल गिव यू द पोर्शन ऑफ डेट, द पोर्शन ऑफ डेट व्हेन यू कंपेयर विद इट्स इक्विटी। कितना परसेंट डेट फाइनेंसिंग है और कितना परसेंट इक्विटी फाइनेंसिंग है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो एक्चुअल में proportion that the financing part of the company, फाइनेंसिंग पार्ट ऑफ द कंपनी में अगर हम ये देखें कि डेट और इक्विटी को जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं, अगर किसी कंपनी की डेट फाइनेंसिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इक्विटी फाइनेंसिंग, यानी कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसा नहीं रिसीव किया, कंपनी ने जाके लोन लिया है, कंपनी ने डेट फाइनेंसिंग की है, कंपनी ने बॉन्ड्स इशू किए, तो इसका मतलब क्या है? कंपनी का डेट ज्यादा है, इक्विटी ज़्यादा कम है, है। इक्विटी कम है, तो इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? इन्वेस्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जो सर इन्वेस्टर का बाय नहीं बिहेवियर, करनी चाहिए। परहेज करना चाहिए सर इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि कंपनी अगर सॉल्वेंसी रेशियो जो है ना, ये सॉल्वेंसी रेशियो में आता है। सॉल्वेंसी का मतलब ये है कि कंपनी जो है वो इतनी ज़्यादा सॉल्वेंट नहीं है, कंपनी जो चल रही है वो कर्जों पे चल रही है, यानी लोन लेके चल रही है। जी। कोई भी कंट्री या कोई भी कंपनी या कोई भी शख्स, कोई भी कंट्री या कोई कंपनी या कोई शख्स कर्जों में डूबा रहता है तो वो कर्जों में ही रहता है ज़्यादातर। उसके जो निकलने के चांसेस होते हैं वो बड़े मुश्किल हो जाते हैं फिर। तो जो जो इन्वेस्टर होते हैं या जो शेयर होल्डर होते हैं वो हाई रिटर्न डिमांड करते हैं, कंपनी को कहते हैं कि हमें रिटर्न ज़्यादा दे, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, वो ज़्यादा रिटर्न मांग रहे होते हैं। तो हाई डेट मीन में लीड कंपनी टू सॉल्वेंसी। अब कंपनी को सॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी की तरफ लेके जा सकती है, या इसको सही करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने सॉल्वेंसी लिख जी दिया है सर। कि हाई डेट में लीड कंपनी टू इंसॉल्वेंसी, कंपनी को इंसॉल्वेंसी की तरफ लेके जा सकती है। ठीक है। और एक और फैक्टर है जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन नहीं किया है, यहाँ पर पॉइंट्स नहीं बनाया है, कि द शेयर होल्डर विल रिक्वायर्ड हायर रिटर्न इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल गेन ऑफ दैट लेवर्ड फर्म। ठीक है, दो तरह की कंपनीज होती है, एक लेवर्ड और एक अनलेवर्ड। लेवर्ड फर्म कहते हैं जिसकी डेट रेशियो बहुत हाई होता है, और अनलेवर्ड कहते हैं जिसका डेट रेशियो या तो बहुत मिनिमम होता है या बिल्कुल नहीं होता। तो जो लेवर्ड फर्म होती हैं, जो लेवर्ड कंपनीज होती हैं जिनका डेट रेशियो बहुत ज़्यादा हाई होता है, उन कंपनी की जो शेयर होल्डर है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड करते हैं रिटर्न। यानी रिक्वायर्ड रिटर्न का मतलब ये है कि वो ज़्यादा कहते हैं कि हमें रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि कंपनी इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रही है, तब भी जाके हमने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, तो शेयर होल्डर ज़्यादा डिमांड करते हैं रिटर्न। इसके ऊपर काफ़ी ओके सर। स्टडीज है। ठीक है, काफ़ी स्टडीज है। इसके बाद एक और फैक्टर है जिसको शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं, और ये तो सबसे ज़्यादा कंसीडर किया वाला है, ये करने वाला है रिस्क फैक्टर, जिसको हम कहते हैं प्राइस वोलेटिलिटी। प्राइस के अंदर वॉलेटिलिटी मतलब प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है शेयर प्राइस में, चेंजिंग तो फ्लक्चुएशन। वो कंपनी ज़्यादा रिस्की होती है, क्योंकि वो ठीक है रिटर्न तो मिल रहा है, अगर एक कंपनी का शेयर 10 रुपये का है और कल देखेंगे वो 20 रुपये का हो जाएगा और परसों देखेंगे वो 25 रुपये का हो जाए, तो इसका मतलब वो प्राइस बहुत ज़्यादा जंप तो कर रहे हैं,
प्राइस जंप करने का मतलब ये नहीं है कि वो हर दफा इंक्रीज कर रहे हैं और कंपनी ग्रो कर रही है एक्चुअल में. There might be some other reason that the company is not, the company price is not सर constant. हाइप भी कंसीडर की जाती है कि कितना वो फेमस, मतलब यार फेमिलियरिटी में कंपनी अगर हाइप. बहुत ज्यादा उसकी शेयर प्राइस जंप कर रही है, या जंप का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा जंप कर रही है, तो किसी वक्त डाउन भी करेंगी. तो जी हाई एग्जैक्टली. वॉलेटिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है. ठीक है ना. तो हाई वॉलेटिलिटी या रिस्क फैक्टर को हम जो मेजर करते हैं वो बीटा से मेजर करते हैं. बीटा बीटा. बीटा जो होता है वो स्लोप होता है, सिंपल लफ्जों में हम कहें. स्लोप स्लोप कैलकुलेट करने का आसान तरीका ये है, बीटा कैलकुलेट करने का आसान तरीका ये है कि आप जो है वो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स. जी है सर. ना. कि प्रॉपर. वाई में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन एक्स. the changes in y due to change in x. अब y कंसीडर कर लें आप, लेट सपोज के इंडेक्स को, या किसी इंडस्ट्री को, या किसी पर्टिकुलर सेक्टर को. लेट सपोज कराची स्टॉक एक्सचेंज में एक इंडेक्स है KSE 100 इंडेक्स. 100 इंडेक्स की जो चेंजिंग है, क्या प्राइस की भी, किसी पर्टिकुलर कंपनी की प्राइस की भी वही चेंजिंग है. अगर वही सेम चेंजिंग है तो बीटा जो है वो 1 के बराबर है ऑलमोस्ट. अगर किसी कंपनी की, सॉरी, स्टॉक मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जी उस सर. उसके मुकाबले में उस पर्टिकुलर कंपनी, जिस कंपनी में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसकी वॉलेटिलिटी है, उसकी प्राइसेस जो हैं, उसके जो रिटर्न में, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, तो उसका बीटा कम से कम होगा. सर अगर बीटा कम से कम आ रहा है तो रिस्क रेशो कम है उसका. रिस्क कम होगा ना, तो रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम होगा. ओके. या हम इसको देख लेते हैं इस तरह. लेट सपोज जी के सर, एक दफा करवा दें. इसको हम एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं यहाँ पर. ठीक है. लेट सपोज के ये दो कंपनी को हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपनी ए और कंपनी एच को. ठीक है. अगेन वंस अगेन इसी को हम कंपेयर कर लेते हैं. अब कंपनी ए की जो स्टॉक प्राइस है वो लेट सपोज कर लें कि वो 10 रुपये, और कंपनी एच की जो स्टॉक प्राइस है वो है 20 रुपये. नेक्स्ट डे ये स्टॉक प्राइस जो बात कर रहे हैं हम, लेट सपोज डे 1 पे बात कर रहे हैं. अब हम डे 2 के ऊपर बात करेंगे. नेक्स्ट डे उसकी प्राइस, कंपनी ए की प्राइस जंप करके जो है वो 15 रुपये पे चली गई. इतनी ज़्यादा तो नहीं जाएगी. लेट से नेक्स्ट 2 डेज के, 2 डे नहीं करते हैं, नेक्स्ट डे नहीं करते हैं, बल्कि डे 5 कर लेते हैं. 5 दिन के बाद उस कंपनी की प्राइस 15 रुपये पे चली गई, जंप कर गई. 2 रुपये, 1 रुपया, 2 रुपये जंप करके 15 रुपये चली गई. अब कंपनी एच है, उसकी प्राइस जो है वो कांस्टेंट है. उसकी प्राइस 5 दिन के बाद भी 21 रुपीज़ है. ठीक है. कौन सी जी. कंपनी ज़्यादा कंसिस्टेंट है, किसका एच. बीटा बहुत ज़्यादा होगा? एच. एच कंपनी का बीटा जो है वो कम होगा. कम है. अगर हम कंपैरिजन देखें कि अगर इंडेक्स देखते हैं, इंडेक्स की पोजीशन देखते हैं, KC 100 इंडेक्स की पोजीशन देखते हैं. ये माइक बंद कर दें यार, थैंक यू. 100 इंडेक्स की पोजीशन देखते हैं. लेट सपोज के डे 1 पे 100 इंडेक्स की पोजीशन थी, लेट सपोज 1000 थी. सही ना, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं. डे 5 पर इंडेक्स की पोजीशन जो है वो है 1500. ठीक है. अब मुझे बताएं कि इंडेक्स में कितनी वॉलेटिलिटी आ रही है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी. तो जो इंडेक्स में 50% की है सर. वॉलेटिलिटी, इंडेक्स की वॉलेटिलिटी ज़्यादा है. अगर इंडेक्स के साथ कंपनी ए की वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है. कंपनी ए का बीटा बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपनी ए का बीटा बहुत कम है. क्योंकि अगर वो शेयर्स 10 रुपये का था डे 1 पर, और कंपनी ए का शेयर 15 रुपये का हो गया, और सॉरी 15 रुपये का हो गया 5 दिन के बाद, तो कोई बड़ी बात नहीं है. क्योंकि इंडेक्स भी तो 1000 से 1500 पे जंप किया है. तो दोनों का अगर हम स्लोप या बीटा कंपेयर करेंगे, इंडेक्स को ए के साथ और इंडेक्स को एच कंपनी के साथ, तो कंपनी ए इज फार बेटर देन कंपनी एच. कंपनी ए अगर रिटर्न दे रही है तो वो दे रही है, वो इंडेक्स की वजह से रिटर्न दे रही है. कंपनी एच के अंदर वो ग्रो ही नहीं है, वो चार्म ही नहीं है, वो चार्मिंग ही नज़र नहीं आ रही है. कंपनी एच के इंडेक्स तो बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन कंपनी एच की पोजीशन कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पर ओके. हमें ये इन चीज़ों को भी देखना है. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो ना वॉलेटिलिटी फ़ायदेमंद होती है. वॉलेटिलिटी ज़्यादा होना भी फ़ायदेमंद है और नुकसानदेह भी है, दोनों चीज़ें हैं.
ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है ऑप्शन में, कहाँ था ऑप्शन, कहाँ गए, हाँ ये, the beta measure the price volatility and risk. The higher beta means higher risk associated with the risk. ठीक है, हाई बीटा नॉर्मली अगर 1 के करीब करीब बीटा है ना, 1 के करीब करीब, तो वो तो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। 1 के करीब करीब मतलब 1.1, 1.2, 0.9, वो तो नॉर्मल है, ठीक है ना। अगर हाई बीटा का मतलब ये है कि अगर बीटा 2 है या 1.7 है, 1.9 है, 2 है, 2.2 है, 2.5 है, तो वो जो बीटा है ना वो ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, दिस इज एन स्ट्रेटजी। ये फैक्टर्स तो हो गए, हम स्ट्रेटजीज को देखेंगे। सॉरी, देखिए, डॉलर कॉस्ट एवरेज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। जब आप शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो वहाँ पर एवरेज बनाता है, बाइंग के वक्त और सेलिंग के वक्त एवरेज बनाता है अपनी। इसमें लिखा हुआ ये मैं अभी आप लोगों को जहमत दूंगा, यहाँ पर है अलीशा नदीम, प्लीज़ टर्न ऑन योर माइक। अलीशा, अपना माइक ऑन करें और ये जो आपके सामने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको रीड करें। अलीशा क्लास में नहीं है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट, राबिया तनवीर। Yes, sir. जी, पढ़े इसको। Dollar cost averaging DCA is an investment strategy in which an investor divides up the total amount to be invested across periodic purchases of a target asset. It is an effort to reduce the impact of, sir, ये क्या था, volatility on the overall purchases. क्या मतलब समझ में आया? हाँ, मतलब ये समझ आया कि जो इन्वेस्टर की जो मतलब जो इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, जो उनकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी होती है, वो जो उसकी टोटल अमाउंट होती है वो डिवाइड हो जाती है उसके टारगेट ऑफ एसेट से। इसकी वजह से जो उसकी एफर्ट होती है वो उसका इम्पैक्ट उसकी वोलेटिलिटी पे पड़ता है। उसकी जो वोलेटिलिटी का जो इम्पैक्ट होता है वो उसकी ओवरऑल परचेजेस पे पड़ता है। हाँ, ये आपने आखिरी लफ्ज सही कहा, आखिरी सेंटेंस सही कहा। इकरा, आप बताएं क्या इसकी मीनिंग है? सर समझ नहीं आ रहा है। क्या हो गया आप लोगों को? सर मैं थोड़ा बताऊं इसके बारे में, अगर आप इजाजत दें। जी बताएं। सर मुझे जो समझ में आया कि ये एवरेज रखने के लिए, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हाई लेवल पे, पीक पे, और वो नीचे आ जाता है तो आप और परचेज कर लेते हैं, तो वो एवरेज आपकी एक अच्छी बन जाती है, तो आपको उस वॉलेटिलिटी से इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर मैं टेबल शो कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। यह टेबल आपके सामने शो हो जाएगा अभी। जी जी, सर। शो हो रहा है टेबल? जी सर। अब देखें, सपोज करें कि आपको 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं, और 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के आपके पास 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। या तो आप 2 लाख रुपए एक लम सम परचेज कर लें, एक आपके पास यहाँ पर कॉलम बना हुआ है लम सम परचेज 2 लाख रुपए की, या आप ये करें कि किसी पर्टिकुलर कंपनी है डी, ये इस कंपनी में 25,000 पर वीक, यानी हर हफ्ते आपको 25-25 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करने हैं, 25-25 हज़ार रुपये के शेयर्स खरीदने हैं। 2 ऑप्शन हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो पहले हफ्ते में 25,000, दूसरे हफ्ते में 25,000, 50,000 2 हफ्ते में, तीसरे थर्ड वीक में 25,000 और ऐड कर लें, 75,000, फोर्थ वीक में आप 25,000 और ऐड कर लें, यानी 4 वीक में आप 1 लाख रुपए, फिर नेक्स्ट 4 वीक में आप 1 लाख रुपए, यानी 2 लाख रुपए आप इस तरह भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि हर वीक 25-25 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करें और 2 लाख रुपए एकदम एक साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
दोनों स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, दोनों स्ट्रेटजीज आप फॉलो कर सकते हैं। डॉलर कॉस्ट एवरेज क्या बताता है? लेट सपोज अगर आपने 2 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दिया और पहले हफ्ते में शेयर प्राइस जो है वो 85 रुपीज़ रही, तो अगर 85 रुपीज़ शेयर प्राइस रही तो आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कर पाएंगे? 2 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे, 2 लाख जी। रुपए के, और शेयर की प्राइस है 85 रुपीज़, तो आप नंबर ऑफ शेयर्स 2353 यानी टोटल 2353 शेयर्स आप परचेज कर सकेंगे। लमसम आपने Yes, 2 लाख sir. रुपए लगा दिए और आपकी जो एवरेज प्राइस आ गई वो 85 रुपये आ गई, ठीक है ना? 85 रुपये का शेयर्स आपने परचेज किया। दूसरा ऑप्शन जी। ये है कि कंपनी के शेयर प्राइस जो है ना आपने 25 हज़ार रुपये लगाने ना, पहले हफ्ते में 25 हज़ार रुपये लगाए, प्राइस 85 रुपये दी, प्राइस 85 से 86 हो गई, 86 से 83 हो गई, और प्राइस में जो चेंजिंग्स आ रही है वो ज़रा देखिएगा, 83, 81, 82, 78, 80, 82, यानी प्राइस डाउन हो रही है। 80 पहले हफ्ते में तो, दूसरे वीक, सेकंड वीक में तो बढ़ी है, फिर थर्ड वीक से नीचे आना शुरू हुई है, थर्ड वीक से नीचे आना शुरू हुई है, फिर लास्ट वाले वीक में जाके थोड़ा सा बढ़ गई। तो आप अगर 25 हज़ार रुपये पैसे लगाने हर हफ्ते में, पर वीक आपको 25 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो आप शेयर प्राइस से जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर परचेज आ जाएगा। यानी आपने पहले हफ्ते में 294 शेयर परचेज किए, सेकंड वीक में आपने 291 शेयर परचेज किए, थर्ड वीक में आपने 301 परचेज किए। इसी तरह नंबर ऑफ शेयर्स आपने हर हफ्ते परचेज करते गए। नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपने कितने परचेज किए? 2437। अब देखिए अगर आप एक साथ शेयर परचेज कर लेते 2 लाख रुपए के, तो आप मैक्सिमम कितने शेयर परचेज कर सकते थे? 2353, 2353। लेकिन अगर आप हर हफ्ते पैसा लगा रहे हैं और हर हफ्ते बाइंग कर रहे हैं, तो आप टोटल 8 हफ्तों में कितनी बाइंग करेंगे? 2437। और आपका शेयर प्राइस नीचे भी आती रहेगी, तो आपका जो एवरेज बनेगा, अगर इन तमाम शेयर प्राइजेस की एवरेज निकालें तो एवरेज यूँ निकलेगी कि 2 लाख रुपए को डिवाइड कर दें 2437 से, तो यहाँ पर एवरेज शेयर प्राइस आ जाएगी। एवरेज शेयर प्राइस सबसे लास्ट वाले रो दिखिएगा, सबसे लास्ट वाला रो, सबसे लास्ट रो में ये लिखा हुआ है कि अगर आप लमसम 2 लाख रुपए के एक साथ शेयर्स खरीद लेंगे पहले हफ्ते में ही, तो वो 85 रुपये का आपको शेयर पड़ेगा। लेकिन अगर आप 25 हज़ार रुपये लगा रहे हैं तो एवरेज जो शेयर प्राइस की आ रही है वो 82 आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस 82 से बढ़कर 83 या 84 हो जाएंगे नेक्स्ट वीक में जाके, तो आप शेयर को सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन होती कि अगर आपने 2 लाख रुपए एक साथ लगा दिए और आपकी जो है ना एवरेज जो आपने प्राइस परचेज किया था वो 85 के शेयर परचेज किए थे, 85 रुपये के परचेज किए थे, जब तक वो 86 87 तक नहीं जाएंगे प्राइस, तब तक आप उसको सेल नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आपका पैसा स्टक हो सकता है। तो डॉलर कॉस्ट एवरेज का मतलब ये है कि जैसे जैसे प्राइजेस जो हैं वो फ्लक्चुएट होती है मार्केट में प्राइस वॉलेटिलिटी होती है, प्राइस नीचे जाती है, प्राइस ऊपर जाती है, तो आप नंबर ऑफ शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग उसी शेयर प्राइस के हिसाब से करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, 1 लाख शेयर्स खरीदते हैं या 1000 शेयर खरीदते हैं, बस लेट सपोज 1000 शेयर आपको परचेज करने, तो आप एक साथ 1000 शेयर परचेज ना करें, आप वेट करें। फिलहाल आप 200 शेयर परचेज करें, फिर आप वेट करें कि अगर प्राइस थोड़ी सी अगर ऊपर जाती है तो आप उसको देख सकते हैं कि सेल भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर प्राइस नीचे आ जाती है, आपने एक शेयर्स खरीदे हैं, उसकी प्राइस नीचे आ गई, तो आप और खरीद लें, प्राइस और नीचे आ गई और खरीद लें। तो प्राइस नीचे आने का मतलब ये है कि आप अपनी जो शेयर्स प्राइस की जो बाइंग एवरेज है, शेयर्स प्राइस की जो बाइंग एवरेज, खरीदने की एवरेज है, वो नीचे कर लें। यहाँ पर देखें ना, आपने हर प्राइजेस नीचे आ रही है, लेकिन आपकी नीचे जो है ना सबसे लास्ट रो में देखिए 82 रुपीज़ आ रही है। तो 82 रुपीज़ का मतलब ये कि आपको जो पर शेयर 82 रुपीज़ का पड़ा है, आपकी जो पर शेयर्स की जो कॉस्ट आ रही है वो 82 रुपीज़ की आ रही है। अगर मार्केट में शेयर प्राइस 83 पे जाती है तो आप मार्केट में सारे के सारे शेयर्स जो है वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज करना एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन आपको यहाँ पर एवरेज करने से पहले ये भी फैक्टर कंसीडर करना है कि ये प्राइस बिल्कुल ही डाउन ना चले जाए, तो फिर वहाँ पर आपको एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मार्केट प्राइस आपको फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है,
then you will not do the averaging of that particular share price. You will sell, directly sell, even आपको थोड़ा सा लॉस हो रहा है ना, आप फौरन सेल कर दोगे। ओके सर। अच्छा, ये स्ट्रेटजी थी जो मैं आपको बतानी थी। उसके बाद अच्छा, मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर कर रहा हूँ, वो ज़रा देखिएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं जो तमाम लोगों को मिलती है, जैसे कंपनी की एनुअल रिपोर्ट या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के थ्रू कंपनी अपने सारी प्लानिंग, अपनी फ्यूचर प्लानिंग, अपनी करंट, अपनी अर्निंग, उसकी बैलेंस शीट, उसकी कैश फ्लो, उसके तमाम फाइनेंशियल्स, उसके रेशियोज, वो हर साल या हर क्वार्टरली कंपनी इशू करती है या हाफ ईयरली इशू करती है। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, तो इन्वेस्टर्स, जैसे मैं इन्वेस्टर हूँ, तो कंपनी के मुख्तलिफ जो है ना वो सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे ब्रोकरेज हाउस है, तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप के अंदर से मेरे पास एक, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, ग्रुप में मेरे पास एक आज सुबह एक लेटर आया है, वो तमाम लोगों के लिए लेटर है, जो इन्वेस्टर्स हैं उन तमाम इन्वेस्टर्स के लिए लेटर इशू किया कंपनी ने। तो ये मुझे मिल गया। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाकर भी ये लेटर आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है ज़रा देखते हैं, जो मेरे पास आया है। देखिए, ये जो लेटर मेरे पास आया है वो AKD सिक्योरिटीज से आया है, अकील करीम डेडी सिक्योरिटीज लिमिटेड। ये लेटर सबको मिला होगा, ये आज की डेट का है, ठीक है। अब इसने किसको हाईलाइट किया है ना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मार्केट सुपरवाइजर एंड रिस्क डिपार्टमेंट, डिप्टी मैनेजर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, एंड द CEO द वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड। एक वर्ल्ड कॉल कंपनी है, उसकी जी तरफ से सर। एक लेटर इशू हुआ है। यस सर। अगर आप इस लेटर को देखें, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ। इसका जो सब्जेक्ट है, द विड्रॉल ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ इंटेंशंस टू एक्वायर मोर देन 51% ऑफ द इशूड एंड पेड अप शेयर्स कैपिटल एंड कंट्रोल इन वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड अंडर सिक्योरिटी एक्ट 2015 एंड लिस्टेड कंपनीज, substantial acquisition of voting rights, the voting shares and takeover regulation 2007। इस पूरे सब्जेक्ट का मतलब और इस पूरे लेटर का मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या है, इन शॉर्ट बता देता हूँ, ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कि वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम कंपनी है, उसने अपने शेयर्स, आउटस्टैंडिंग शेयर्स मार्केट में, उसने मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं उसके शेयर्स। फ्लोट का मतलब है ट्रेड हो रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वहाँ पर, इन्वेस्टर मौजूद होते हैं, जो उस कंपनी के 51% शेयर से ज़्यादा वो बाय कर लेते हैं। ये कंपनी जानबूझ के करती है, ठीक है, बाय मिस्टेक भी कर सकती है लेकिन जानबूझ के भी करती है। जो वर्ल्ड कॉल कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी, उसने अपने नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक में ज़्यादा शो कर दिए। अब जो भी ज़्यादा उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेगा, 51% शेयर्स खरीद लेगा, वो कंपनी का क्या बन जाएगा, टेक ओवर कर लेगा वो कंपनी को, वो कंपनी का डायरेक्टर्स बन जाएगा, वो कंपनी के बोर्ड मैनेजर्स ऑफ बन जाएंगे, डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे आ जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है कि दिस लेटर में लिखा हुआ है कि दिस इज विद रेफरेंस टू द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ इंटेंशंस मेड बाय ARY कम्युनिकेशन लिमिटेड एंड ARY डिजिटल collectively the acquirer dated August 6, 2020 to directly or indirectly acquire more than 51% ordinary shares capital of World Call Telecom Limited, subject to successful conclusion of the negotiation between the acquirer and sponsor of the target company। अब टारगेट कंपनी कौन सी है, वर्ल्ड कॉल कंपनी, ठीक है। यानी वर्ल्ड कॉल कंपनी जो है ना, हमें हमें तो बाद में पता लगेगा, आम लोगों को तो बाद में पता लगेगा कि भाई वर्ल्ड कॉल कंपनी जो है वो बिक गई, और इसको किसने खरीदा, जिसने खरीदा वो भी पता लग जाएगा, एक्वायरर और एक्वायरी पता लग जाएगा बाद में। लेकिन मुझे ये फौरन, जैसे आज ये लेटर इशू हुआ है ये, तो मुझे फौरी तौर पर बीइंग एन इन्वेस्टर या बीइंग अ शेयर होल्डर मुझे पता हो जाना चाहिए, मार्केट में रहते हुए मुझे नो हाउ होनी चाहिए कि कंपनी वर्ल्ड कॉल जो है वो बिकने जा रही है, उसके शेयर्स किसी और ने खरीद लिए, किसी और ने, किसी वर्ल्ड कॉल कंपनी को किसी कंपनी ने एक्वायर कर लिया है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अप टू डेट मिलती रहती है।
और ये इंफॉर्मेशन सिर्फ मुझे नहीं मिली है, बल्कि तमाम के तमाम जितने भी मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हैं उन तमाम लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिली होगी। देखिए आप लोग ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची होगी, आपके पास ये एनुअल रिपोर्ट में भी नहीं होगी। कंपनी की स्टॉक मार्केट के अंदर जैसे ही लेटर इशू हुआ है, मुझे फौरी तौर पर ये लेटर मिल गया। अब स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर 1-2 दिन में ये अपलोड हो जाएगा। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द मिस्टेक्स इवन स्मार्टर इन्वेस्टर मेक। बहुत सारे जो स्मार्ट इन्वेस्टर जो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने भी ये मिस्टेक की। और वो मिस्टेक्स क्या थी एंड हाउ टू अवॉइड देम। जैसे हम कहते हैं कि डोंट्स ना, इन चीज़ों का आपको नहीं करना है और इन चीज़ों का आपको फोकस करना है, उन मिस्टेक्स को कंसीडर करना है जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक्ट ऑन टिप्स। किसी जगह आप बैठे हुए हैं और वहाँ पे स्टॉक की बातें हो रही हैं। लेट सपोज आप किसी वर्कशॉप में गए, किसी दोस्त की महफिल में गए, किसी गेट टुगेदर में आप बैठे हुए हैं। लेट सपोज एक अर्जेंट सी एक टिप आ गई मार्केट में कि भाई मार्केट में ये वाला शेयर्स खरीदना चाहिए। इवन आपको कख नॉलेज नहीं है उसके बारे में, कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, उस शेयर्स के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन कोई टिप आ गई और उस टिप पर आपने फौरी तौर पर उस पर एक्शन ले लिया, फौरी तौर पर आपने शेयर्स खरीद लिए या बेच लिए, तो ये आप कभी भी नहीं कीजिएगा। ये अच्छे शेयर होल्डर की निशानी, ये अच्छे इन्वेस्टर की निशानी नहीं है कि एक्ट ऑन टिप्स। जैसे ही टिप्स मिली फौरन एक्ट करना। हाँ, टिप्स मिलती है उस पर आप थोड़ी वर्किंग कर सकते हैं, क्विक वर्किंग करके आप ज़रूर एक्शन ले सकते हैं। टिप्स अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं, लेकिन उस पर फौरी तौर पर एक्शन लेना, नो, इट इज़ नॉट परमिटेबल। नंबर 2, गेट सेंटिमेंटल्स। यार बहुत सारे कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो अपनी कंपनी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। कहते हैं यार अपनी कंपनी के साथ जुड़े रहो, स्टक रहो, अपनी कंपनी के शेयर्स खरीद लो। लेकिन देखिए ना, डोंट स्टक और अटैचमेंट विद स्टॉक दैट यू बिलोंग्स। यानी अपने शेयर्स के साथ या अपने शेयर्स जिस कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, उसी कंपनी में सारा पैसा नहीं लगा देना है या वहीं पर ही स्टक नहीं रहना है अपने आप को। भाई जैसे लगता है कि उस कंपनी के शेयर्स नीचे आ गए हैं और आपको वहाँ लॉस हो रहा है, तो आप थोड़ा सा भी लॉस हो रहा है तो आप वहाँ से निकल लें। मतलब आप बिलोंगिंग की तरफ ना जाएं, आप किसी सेंटिमेंटल की तरफ ना जाएं या किसी इशारों की तरफ नहीं जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल फादर अपने बच्चों को बार बार जो है ना फोकस कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि इस कंपनी में पैसा लगाओ, ये कंपनी बहुत अच्छी है, हमारे ज़माने में तो बहुत अच्छी थी। ठीक है, आपके ज़माने में अच्छी थी, लेकिन अभी इस कंपनी का हाल बेहाल हुआ है। तो डोंट गेट सेंटिमेंटल्स। थर्ड थिंग, डोंट फॉरगेट टैक्सेस एंड कमीशन। लेट्स सपोज कमीशन और टैक्सेस को फॉरगेट नहीं करना है। एक शेयर्स आपने खरीदा है, वो 10 रुपए का शेयर्स खरीदा है। लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 10 रुपए का आपने शेयर खरीदा है और 10 रुपए का शेयर्स खरीदने के बाद आपने कोई 1000 शेयर खरीदे हैं। अब वो शेयर्स जो है वो 11 रुपए का हो गया, क्या आप सेल करेंगे? नहीं, आप सेल नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो 10 रुपए का शेयर्स खरीदा है ना, परचेज किया है, तो परचेजिंग के वक्त आपको कमीशन भी देना पड़ रहा है और टैक्सेस भी पे करने पड़ रहे हैं। तो वो 10 रुपए वाला शेयर्स आपको 11 रुपए का पड़ गया है। लेट सपोज अगर उसकी मार्केट में 11 रुपए का शेयर हो गया तो आप उस 11 रुपए का सेल नहीं करोगे, आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपको देखना है कि कमीशन और टैक्सेस निकालने के बाद जो प्रॉफिट होता है ना, वो एक्चुअल में आपको प्रॉफिट मिलना है, वो आपको जो एक्चुअल में अर्निंग होनी है। यानी लेट सपोज कि अगर 10 रुपए का आपने एक शेयर खरीदा है और उस पर टैक्सेस और कमीशन वगैरह लगा दें तो वो 11 रुपए का शेयर पड़ जाएगा आपको, क्योंकि उस पर आपने कमीशन भी दिया, कुछ चार्जेस भी दिए, गवर्नमेंट को टैक्स भी दिया, तो वो 11 रुपए का हो गया। अब मार्केट में वो शेयर 11.5 या 12 रुपए का होगा ना, तब जाके आप उसको सेल करोगे। तो डोंट फॉरगेट द टैक्स एंड कमीशन। डोंट फेल टू डाइवर्सिफाइड। यानी अपने सारे की सारी इन्वेस्टमेंट एक ही बास्केट में नहीं करनी है, एक ही इंडस्ट्री में नहीं करनी है, एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो मुख्तलिफ जगहों पर अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड करना है। यहाँ पे लिखा राइट हुआ है सर। डोंट फेल टू डाइवर्सिफाई, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने से फेल नहीं करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड करना है आपको। एंड डोंट
लूज योर पेशेंस। किसी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया और वो ब्लू चिप कंपनी है, ब्लू चिप का मतलब है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी कंपनी है, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो लॉस में जा रहा है, तो अपने पेशेंस, अपने सब्र रखना है आपको, तामुल रखना है और काम रहना है। बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन नहीं लेनी है कि बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और ये हो गया और वो हो गया। इंसान अपना मेंटल लॉस भी कर लेता है और फिजिकल लॉस भी कर लेता है इसमें। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, डोंट बाय, ये डोंट्स है ना सारे, डोंट बाय अ पेनी स्टॉक, यानी कोई 1 रुपए वाला या 2 रुपए वाला शेयर्स ना खरीदो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर वो 1 रुपए वाला शेयर 1.5 रुपए का भी हो गया या 2 रुपए का भी हो गया तो कितना फ़ायदा हो गया। आपने 1000 शेयर खरीदे और 1 रुपए का एक शेयर है, तो आपको अगर वो शेयर 2 रुपए का हो गया तो 2 रुपए में कितना फ़ायदा होगा आपको, मुझे बताएं। सर यानी चिल्लड़ों में पैसे नहीं लगाने चाहिए। हाँ, मतलब आप अगर शेयर्स खरीद रहे हैं तो कम से कम 5, 6, 10 रुपए वाला शेयर्स खरीदें। एक रुपए वाला या 2 रुपए वाले शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। करना चाहें तो कर लें वहाँ पर अगर आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो। अच्छा, एक अदर चीज़, ये तो हो गया डोंट्स का। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, बिहेवियरल फाइनेंस। बिहेवियरल फाइनेंस यानी बिहेवियरल फाइनेंस को अगर हम स्टडी करेंगे, इज द स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजी ऑन द बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट। बिहेवियरल फाइनेंस की अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें, द कॉर्नर स्टोन ऑफ द बिहेवियरल फाइनेंस थ्योरी इज दैट इमोशन डू इफेक्ट फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ एन इन्वेस्टर। यानी देखिए, बिहेवियर इंसान का बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा मेन फैक्टर जो होता है ना इन्वेस्टर्स के लिए और इंसान के लिए, वो बिहेवियर। इंसान का बिहेवियर, एटीट्यूड्स क्या है शेयर्स की तरफ। सम टाइम मार्केट की टिप्स कुछ और मिल रही होती है, सम टाइम मार्केट कुछ और कह रही होती है, फाइनेंशियल एनालिस्ट कुछ और कह रहे होते हैं, इन्वेस्टर्स कुछ और कह रहे होते हैं, मार्केट कुछ और कह रही होती है, लेकिन जो हम होते हैं, हमारी थिंकिंग, हमारी जो सोच है वो बड़ी डिफरेंट जा रही होती है। वो डिफरेंट जाने की वजह होती है बाइसनेस। ये हमारा तासुब होता है, ये हमारा अपना जहन कह रहा होता है यार, हमारा माइंड जो होता है, जो अंदर से हमारा बिहेवियर या हमारे एटीट्यूड की तरफ से, या साइकोलॉजिकली तौर पर या इमोशनली तौर पर हम किसी शेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं या किसी शख्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। घर वाले कहते हैं नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ, यहाँ नहीं जाओ, लेकिन हम जा रहे होते हैं फिर भी, क्योंकि वो इमोशंस होते हैं हमारे, वो हमारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं जो हमें टच कर रहे होते हैं, जो हमारे डिसीजन लेने में हेल्प ले रहे होते हैं। ये जो हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, वो बहुत डिफरेंट है। क्योंकि आप 2+2 4 तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर के अंदर या कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर, लेकिन माइंड के अंदर 2+2 का मतलब 4 हमेशा नहीं आता है, और हर एक का माइंड जो है वो दूसरे के माइंड से बहुत डिफरेंट होता है। हर इन्वेस्टर जो है वो दूसरे इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट डिफरेंट सोच होती है हर एक की, और वो डिफरेंट अंदाज से चीज़ों को देख रहा होता है। तो इमोशंस, साइकोलॉजी और ये सारी चीज़ें भी आपकी इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। ठीक है, यस बिहेवियर फाइनेंस में जो आप लोगों ने अगर बिहेवियर पढ़ा है, तो बिहेवियर में अगर हम 4 चीज़ें फोकस करते हैं, दैट इज सेल्फ डिसेप्शन, ह्यूरिस्टिक, सिंप्लीफिकेशन, सोशल इन्फ्लुएंस और नंबर 4 इमोशन। इन चारों के गिर्द बिहेवियरल फाइनेंस घूमती रहती है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सेल्फ डिसेप्शन क्या होता है, नहीं सॉरी, सेल्फ डिसेप्शन क्या होता है, कोई बताएगा सेल्फ डिसेप्शन क्या होता है? जिसने साइकोलॉजी थोड़ी सी पढ़ी है तो वो बता सकता है। सेल्फ डिसेप्शन, साइकोलॉजी नहीं पढ़ी। सर आई थिंक खुद को धोखे में रखना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, खुद को धोखे में रखना। इंसान फैट है, मोटा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि यार बहुत मोटे हो गए हो, ये हो गए, लोगों का कहना कुछ और है। आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो, सेल्फ डिसेप्शन हो, आप धोखे में रख रहे हो। आप कहते हो नहीं यार मैं हेल्थी हूँ, मैं मोटा नहीं हूँ, मैं हेल्थी हूँ, मैं खाना अच्छा खाता हूँ। तो सेल्फ डिसेप्शन मतलब अपने आप से झूठ बोलते रहना और झूठ बोल के अपने आप को जिंदा रखना। देखिए कुछ जगहों रियलिटी पर में तो ना काम रहना। करती हैं, कुछ जगहों पर तो सेल्फ डिसेप्शन होना भी चाहिए इंसान को। जब इंसान बीमारी की हालत में हो तो ये सोचना चाहिए कि नहीं आई एम ओके,
लेकिन सेल्फ डिसेप्शन इन्वेस्टमेंट में नहीं होना चाहिए। मार्केट कहती है यार बिल्कुल डाउन जाने वाली, आप कहते हैं नहीं यार कोई मसला नहीं है, मार्केट ऊपर जाएगी, अपने आप को झूठ बोलना, अपनी इन्वेस्टमेंट को झूठ बोलना, तो वहां पर सेल्फ डिसेप्शन नहीं होना चाहिए। ह्यूरिस्टिक क्या होती है? ह्यूरिस्टिक कोई बताएगा जल्दी से? जी ह्यूरिस्टिक क्या होती है, कोई बताएगा? जी बताएं जल्दी से। ह्यूरिस्टिक के बारे में लिखा हुआ है कि ह्यूरिस्टिक इज अ मेंटल शॉर्टकट दैट अलाउ पीपल टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक जजमेंट क्विकली एंड एफिशिएंटली। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, तो आप मुख्तलिफ डिसीजन लेते हो, और मुख्तलिफ डिसीजन, कुछ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, यानी आपके साथ पास्ट में ये हुआ होता है तो आप ये डिसीजन लेते हो। लेट सपोज एक एग्जांपल देता हूँ कि आप जो है लेट सपोज कि आप एक कॉल रिसीव करने जाते हो, पर्सनल कॉल अपने ऑफिस क्विक से। डिसीजन लेना, हाँ क्विक क्विक डिसीजन लेना, डिसीजन मैं लेना। एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर लेट सपोज आप एक कॉल रिसीव करने जाते हो अपने एक Yes, जगह पर, आप ऑफिस में बैठे हो और ऑफिस में कॉल रिसीव करने की परमिशन नहीं है, आप बाहर जाते हो, कॉल रिसीव करते हो, बाहर देखते हो बहुत ज़्यादा धूप है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, आप कॉल तो रिसीव कर लेते हो, लेकिन वहाँ आप देखते हो कि यार एक सामने की तरफ दरख्त लगा हुआ है, दरख्त के नीचे जाके कॉल रिसीव करनी चाहिए। खैर पहले दिन तो कॉल रिसीव कर लिया आपने, नेक्स्ट डे जब आप ऑफिस में कॉल आती है, दोबारा कॉल रिसीव करने जाते हो, तो आप डायरेक्टली धूप में नहीं खड़े रहते हो, बल्कि टेम्परेचर चेक करते हो या नहीं करते हो, लेकिन ऑन दी बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कल वाले एक्सपीरियंस की बेस पर आप उस Okay. ट्री के नीचे, दरख्त के नीचे जाकर जो है वो कॉल रिसीव करते हो। तो Right. आपने ऑन दी बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, या Past आपके पास जो आपके जहनों में चीज़ें पहले से मौजूद होती हैं, उसकी बेसिस पर आप कोई क्विक डिसीजन लेते हो, वो कहलाता है ह्यूरिस्टिक। यानी इन्वेस्टमेंट के अंदर आपने ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस या ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस आपके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ होता है, या जो तो आप फौरी तौर पर उसको जज कर लेते हो, वो कहलाता है ह्यूरिस्टिक। जी। तीसरी चीज होती है सोशल इन्फ्लुएंस, यानी आप दूसरों के कहने की वजह से सोशल, मतलब आप जिस गैदरिंग में रहे हो, जिस फ्रेंड सर्कल में हो, जिस दोस्तों में बैठे हो, जिस फैमिली कल्चर में बैठे हो, ये सारी चीज़ें, सोशल गैदरिंग्स जितनी भी है, वो आपको इम्पेक्ट कर रही होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को भी इम्पेक्ट करती हैं, आपकी सोच को भी इम्पेक्ट करती है। कहते हैं ना, जहाँ इंसान बैठा होता है वहाँ का जो है ना माहौल या वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वैसे उस ही पर behave असरअंदाज करता है। होता है। और चौथी चीज़ होती है इमोशंस, आपके अपने इमोशंस, आपके अपने बिहेवियर्स, आपका अपना एटीट्यूड्स। आप गुस्से में तो आप मुख्तलिफ डिसीजन लेते हैं, आप खुशी में हैं या आप फूल फुलाए हैं, या आप खुशी में हैं तो आपके डिसीजन बहुत चेंज होते हैं। कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुशी में और बहुत ज़्यादा गुस्से में डिसीजन नहीं लेने चाहिए, इससे आपकी सेहत को असर पड़ता है, आपके डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, यहाँ Right, क्लास sir. बिल्कुल एंड हो जाएगी, बिल्कुल 1 मिनट रह गया है, कुछ चीज़ें रह गई हैं जो आपको खुद पढ़नी है। मैंने आपके साथ स्लाइड शेयर कर दी है, गूगल क्लासरूम Sure. में भी ये स्लाइड शेयर कर दूंगा, मैंने अटेंडेंस नोट डाउन कर ली है, बिल्कुल चंद सेकंड रह गए, क्लास बिल्कुल एंड हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस लगा दी सर, अटेंडेंस मोहम्मद रिजवान। सर मेरी लग गई। ये चीज़ें आपको खुद पढ़नी है, कॉमन Okay. विद वाइज। सर अटेंडेंस लग गई। लग गई अटेंडेंस, लग गई।